नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेता व नगर निगम कोरबा के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख समाचारों पर। एक्शन मोड पर बलात्कार पीड़ितों पर दिए बयान का मामला, नोटिस का जवाब नहीं मिला तो राहुल के घर पहुंच गई पुलिस। 45 दिन बाद याद आई, जयराम ने कहा, क्या कहा था। क्या लगता है भैया, जिस तरह से नोटिस दिया गया है राहुल गांधी जी को और इसके बाद लगातार राजनीति गरमाई हुई है, क्या लगता है? आज राहुल गांधी का जिस प्रकार का एपिसोड पूरे देश में चल रहा है जी। आज जनता देख रही है, समझ रही है जी। नोटिस क्यों दिया गया आपको पता है। जब ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और अंतिम पड़ाव श्रीनगर में थे तो श्रीनगर में कुछ महिलाएं रोते हुए इनके पास आई। कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है जी। और आप पुलिस को मत बताइएगा। तो और इस बात को लेके जब इनको पुलिस की छवि इन्होंने खराब की, राहुल गांधी की आदत है, आप देख रहे हैं जो बवाल खड़ा हुआ है वो इसीलिए खड़ा हुआ है कि इन्होंने विदेशों में जाके भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, यहाँ के और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोला। आज इस प्रकार की व्यवस्था, राहुल गांधी सेना को खराब बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री को खराब बताते हैं, यहाँ के संविधान लोकतंत्र को खराब बताते हैं और अब इन्होंने पुलिस को खराब बताने का काम किया। यानी एक प्रकार से देश को इन्होंने यह बताना चाहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और पुलिस को मत बताइएगा, वो महिला बोल रही है, नहीं तो हमारे ऊपर और पीड़ा आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक दूसरा सवाल आप देखिए, राहुल गांधी जी सांसद हैं, आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। आज 45 दिन से उस महिला ने अगर इनको अपनी पीड़ा बताई तो उस महिला के लिए इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, अगर कोई महिला आ रही है बड़े आशा से आपके पास और बोल रही है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है और ये बात आपके जानकारी में डाल रही हूँ, तो या तो ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जी, और या तो ये झूठ बोल रहे हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है। तो ये अगर झूठ बोल रहे हैं तो इतने बड़े और जनप्रतिनिधि होते हुए, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होते हुए इस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना, यानी इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा, अगर इसमें सत्यता है तो उस महिला का नाम बताए और उस महिला का नाम बता के पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का काम करे। ये इस कारण ये नोटिस दी गई है, इसके पीछे कोई दूसरा भाव नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, उनका लगातार कहना है कि केंद्रीय कमेटी ऊपर के निर्देशों पर लगातार कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी जैसे पहले भी गुमराह किए जनता को, अभी दोबारा गुमराह कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने दिया जाए। ये भली भांति जानते हैं और इनके जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं भली भांति जानते हैं। मैं भी इस एक छोटे सदन का 8 साल से सदस्य हूँ नगर निगम का। जो एजेंडा समाहित किया जाता है उस एजेंडे पे चर्चा होती है। प्रश्नकाल में आप प्रश्न लगा सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी देश की जनता या कोई भी नेता आ जाए और बोले सदन में मेरे को समय दीजिए, मेरे को बोलना है। अरे भाई, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पूरे देश को एड्रेस कर सकते हैं। आज मीडिया ताकत है, आप प्रेस वार्ता ले सकते हैं, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। इस जवाब से भागने के लिए यह तरीका और आडंबर यह कर रहे हैं कि मुझे लोकसभा में बोलने दिया जाए। लोकसभा की एक व्यवस्था है, आप पढ़िएगा, संविधान पढ़िए, लोकसभा की कार्यवाही की किताबों को पढ़िए, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और मेरे को जवाब देना है। किसी के भी ऊपर आरोप लगेगा तो वो जवाब देने का वो कटघरा है क्या लोकसभा? वहाँ पूरे देश के सदन चलता है और वहाँ पे गहन विषय पे चिंता होती है, चर्चा की जाती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कमान, मंत्रालय ने पेश किया विधेयक। तय होगा नियंत्रण, थिएटर कमान बनेगी दुश्मन देशों के खिलाफ मजबूत दीवार। शुरू होगी गठन की प्रक्रिया। अमृतपाल गिरफ्त से दूर, 4 सहयोगियों को असम भेजा। दौरा समस्या पूछी, मैं रेल मंत्री वैष्णव। ट्रेन और स्टेशन कैसे हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से थिएटर कमान अब फिर उतारा जा रहा है, जो दुश्मन देश है उनके ऊपर कार्यवाही अच्छी होगी, ऐसा कहा जा रहा है, कितना लाभ मिलेगा इससे? इसका लाभ मिलेगा भैया निश्चित ही। और हमारी सेना को आप देखेंगे 2014 से सतत मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। सेना का मनोबल उठाया जा रहा है सेना के लिए, और नए नए चाहे एयरफोर्स हो उसमें नए उसको हेलीकॉप्टरों को शामिल करना, चाहे आज एयरफोर्स है, थल सेना है, जल सेना है, तीनों को मिला के और इस प्रकार से एक थिएटर कमान बनाने की योजना
केंद्र सरकार की है। आज पड़ोसी देश चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगी और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के जब तीनों सेना काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल। जोगी कांग्रेस ने गठजोड़ को नुकसानदेह माना, अलग की राह। पिछली बार 7 सीटें जीतने वाला बसपा जोगी कांग्रेस महागठबंधन से इस बार नहीं होगा। जोगी कांग्रेस ने 55 और बसपा ने 35 सीटों पर उतारे थे पिछली बार उम्मीदवार। क्या लगता है अब की बार कैसा होगा? विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बचे हुए हैं। अजीत जोगी के जाने के बाद जी और अमित जोगी जी की वह सक्रियता क्षेत्र में नहीं दिखती है जी और लगभग जोगी कांग्रेस और अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। बसपा से गठबंधन, बसपा की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में छुपी हुई नहीं है। बसपा भी लगभग और अंतिम पड़ाव पे है। पिछले बार जोगी कांग्रेस की 5 सीट और बसपा की 2 सीट, ऐसा करके 7 सीट थी और इस बार स्थिति जो है डायरेक्ट 1-to-1 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को अभी तक आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे 90 विधानसभा में और काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है। कांग्रेस का ही एक परिवार रहा है जोगी कांग्रेस। क्या लगता है कि चुनाव के पहले फिर जोगी कांग्रेस और कांग्रेस में विलय हो जाएगा या कितना नुकसान होगा? हो सकता है। इसको तो कांग्रेस की बी टीम बोला जाता है, तो कई बार इन्होंने और प्रयास भी किया है कांग्रेस में मिलने का, तो हो सकता है कांग्रेस की ये बी टीम हो जोगी कांग्रेस, उस हिसाब से चल रहे होंगे। आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी बढ़ गई है छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है कि 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद कैसा होगा? आम आदमी का आज देखेंगे, पंजाब में सरकार तो उन्होंने बना लिया, लेकिन पंजाब की स्थिति जिस प्रकार से अभी अमृतपाल जी की बात कर रहे थे या बाकी, और वहाँ पे जिस प्रकार से खालिस्तानियों का चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है वहाँ पे और उपद्रव बढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार से अमृतपाल टाइप के कई गुंडे वहाँ पे और पैदा हो गए हैं जो वहाँ के पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप पार्टी जब एक राज्य को नहीं संभाल पा रही है तो छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर की बात है। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी के लिए अभी कोई भी जनाधार या यहाँ पे उसकी ज़मीन तैयार नहीं हो पाई है। बिल्कुल। अब आगे नजर डालते हैं कोरबा की खबरों की ओर। हाईवे पर मोरगा के पास तेज रफ्तार कार पलटी, चालक और यात्रियों को आई चोटें। गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश। दफ्तर की बजाय निजी मकान में चल रहा आरटीओ उड़नदस्ता का कार्यालय। मक्का आपूर्ति के बहाने कारोबारी से 2 लाख रुपए की ठगी। कोतवाली पुलिस ने मामला किया दर्ज। क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस बार बार सजग कर रही है लोगों को कि ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से कैसा बचा जाए? जो ये कारोबारी हैं वो कांग्रेस के नेता भी हैं, पिछली बार पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं राजन बरनवाल जी। तो ऐसे लोग भी जब उसमें फंस जाते हैं तो क्या लगता है किस तरह से बचा जाए? क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो साइबर सेल जो है उसको थोड़ा सा जन जागरण चलाना चाहिए, कुछ प्रमुख बातों को लोगों के बीच में लाना चाहिए। लाते भी हैं बीच बीच में, साइबर सेल के द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है। और इसके लिए आज अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी अगर इस प्रकार से ठगे जाएंगे तो यह बड़ा चिंता का विषय है। आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, कैशलेस का ज़माना आ गया है, तो हमें सजग होके और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। पहले सामने वाले की सत्यता की पुष्टि कर लेना चाहिए। आज छोटे बेचारे कम पढ़े लिखे लोग ठगे जाते हैं तो वहाँ पे तो हम एक दिलासा दे सकते हैं, लेकिन और अच्छे खासे व्यवसायी अगर ठगे जाएं तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल। देवी मंदिरों में तैयारियां जोरों पर। हिंदू नववर्ष की तैयारी में जुटे लोग। रंग बिरंगी झालर लाइटों से सज रहा शहर। नाव पर सवार होकर आएंगी माँ जगदम्बा। 9 दिनों तक चलेगा आराधना। यह कोरबा में भी काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है। दोनों दिशाओं से रैली निकालने की पूरी तैयारी की गई है। पूरा शहर सज गया है। क्या कहना चाहें, कितना जागरूक हुआ है हिंदू? अब हिंदू निश्चित ही जागरूक हुआ है। हिंदू अब उठ खड़ा है और 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष पे और धूमधाम से, पहले भी 4-5 वर्षों से कोरबा में झांकियाँ निकाली जाती थी, लेकिन यह कोविड के बाद इस बार और बड़े भव्य दिव्य तरीके से निकाला जा रहा है। सभी हिंदू भक्तों को और शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए। और सीतामढ़ी से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक, कोसाबाड़ी से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक भव्य रैली निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश से प्रमुख झांकियों को शामिल किया जा रहा है और हिंदुओं के जागरण के लिए, और यह बहुत ही आवश्यक है। हम पाश्चात्य नववर्ष मनाते आ रहे हैं,
हिंदू नववर्ष हम मनाएं और हिंदू नववर्ष के बारे में हमको, हमारे युवा साथियों को और हमारे आने वाली पीढ़ी को जानकारी रहे, पता रहे। नवरात्रि का पहला दिन और उसके पश्चात 9 दिन बाद रामनवमी का त्यौहार, ये उसके बाद 6 अप्रैल को हनुमान जयंती का त्यौहार, तो ये पूरा महीना और हिंदू संगम का और भक्ति भाव का वातावरण रहेगा और सभी हिंदू मंदिर जाएं, एक दूसरे के साथ रहें और मजबूत खड़े हो। आज केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जो विश्व शांति की बात करता है और हिंदू धर्म ही सबको जोड़ के रखने की बात करता है। तो हमें जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, जब तक हिंदू जागेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा, तब तक हम भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते। बिल्कुल। 2 दिन की वर्षा से गर्मी में छलका दर्री बांध, बड़ा जलस्तर, खोलने पड़े 2 गेट। डिलीवरी के 1 घंटे बाद बच्चे ने फिर माँ ने भी तोड़ा दम। क्या लगता है कि जिस तरह से औद्योगिक नगरी है कोरबा और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल आप भी जानते हैं, चाहे निजी हो कि सरकारी हो, अगर थोड़ी भी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो सीधा आपको रायपुर या बिलासपुर का रुख करना पड़ेगा। क्या लगता है कब स्थिति सुधरेगी? कोरबा की बात करें तो यहाँ चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, यातायात सुविधा हो, पूरी चरमराई हुई है। यहाँ के जो स्थानीय बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र से मांग करके, और यहाँ पे समुचित व्यवस्था कराना चाहिए। आज ही पेपर में एक देख रहे थे हम कि स्वास्थ्य सेवा में, और राजस्व मंत्री ने अपना बड़ा गुणगान किया, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में ही अभी ये घटना है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कि आज अगर थोड़ा सा भी अगर स्थिति खराब हो रही है मरीज की तो तुरंत रायपुर बिलासपुर शिफ्ट किया जा रहा है और जाते तक 3 घंटा 4 घंटा में क्या पता कि मरीज दम तोड़ अच्छी है कि जी बिल्कुल। सड़कें चारों साइड की खराब है। आप देखेंगे तो केवल NH का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है चारों साइड। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा काम रुका हुआ है। कोरबा की सड़कों की बात कर लीजिए, कटघोरा चले जाइए पूरा खराब है, उर्गा चले जाइए, कुसमुंडा की सड़क जो है वो बिल्कुल कछुए की चाल से चल रही है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि ठेका ले लेते हैं, तो स्थिति पूरी कोरबा की खराब है। मैं तो कई बार यही बोलता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब कोरबा का स्थान 3रे पायदान पे था। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा को 3रे में गिना जाता था। आज आप बात करेंगे तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, नांदगांव और कोरबा का स्थान 8वें 10वें पायदान पे आ गया। ये केवल यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है। जी बिल्कुल। सभी ट्रेनों का परिचालन गेवरा रोड स्टेशन से पुनः किया जाए। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को पत्र लिखकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने की मांग। केवल आश्वासन दे रहे, नहीं उठा रहे सकारात्मक कदम। आप लोगों ने भी ट्रेन को लेकर काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है। क्या लगता है जिस तरह से छलावा होता है कोरबा के साथ, क्या होगा इसका उपाय, क्या किया जाए? कोरबा को निश्चित ही रेल सुविधा मिलनी चाहिए जी, और केंद्र सरकार रेल सुविधा देने के लिए और अग्रसर भी है जी। लेकिन सही प्रस्तुति होनी चाहिए, सही मांग होनी चाहिए जी। आप देखेंगे तो रेल विकास समिति के द्वारा आदरणीय कमलेश यादव भैया और बाकी लोगों ने सब मिल के और ट्रेन की मांग किए थे। हमारे उस समय सांसद थे डॉक्टर बंसीलाल महतो जी, उनके अगुवाई में हम लोगों ने मांग की थी और हमें एक अच्छी ट्रेन की सौगात भी प्राप्त हुई थी। लेकिन अभी मंत्री जी ने पत्र लिखा है, मंत्री जी 15 साल तक और एक ट्रेन लाने में क्यों सफल नहीं हो पाए। आज वह प्रयास ईमानदारी से करें और केंद्र के पास जाएं, स्थानीय सांसद को लेके जाएं, मुख्यमंत्री जी से प्रयास करवाएं तो निश्चित ही कोरबा को ट्रेन की सुविधा मिलेगी। और कोरबा का हक है, आज यहाँ से सबसे अधिक राजस्व हम दे रहे हैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। कोयला उत्खनन दे रहे हैं, यहाँ की जनता राखड़ खा रही है, धूल खा रही है कोयले का, और यातायात का भुगत रही है। उसके पश्चात भी अगर हमें रेल जैसी सुविधा नहीं मिलेगी तो ये यहाँ के और स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है। बिल्कुल। नगर निगम के वार्डों में तैयार होने लगा हमर क्लिनिक। ये सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध। पहले चरण में 10 वार्डों का किया चयन। जिले में 31 तक मनाया जाएगा शिशु संरक्षक माह। विलुप्त मालाबार, पाइट, हॉर्नबिल पक्षी दिखा बालकों के जंगल में। वन विभाग में खुशी की लहर। नगर निगम के द्वारा वार्डों में हमर क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। कितना इसका लाभ मिलेगा, क्या है नगर निगम की स्थिति, आप ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए, ये केवल लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है जी। आज आपको जानकारी होगी हमर क्लिनिक यानी क्या है, जो आज हर वार्डों में लगभग, और डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में और उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए थे, वही उप स्वास्थ्य केंद्र को ये
नाम रंग बदल रोगाई दिया। करके हमर क्लिनिक का नाम दे रहे हैं। जी। वहाँ पे जो भी उपस्थित टेक्निकल पर्सन है, जी। चिकित्सक है, नर्स है, जी, वो जी। वही रहेंगे, जी, सिर्फ नाम बदला इक्विपमेंट जाएगा। वही रहेगा। केवल हमर क्लिनिक का नाम देके और मुख्यमंत्री जी गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उन्होंने योजना चालू की। बिल्कुल। शहर के पश्चिमी क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दर्री बराज से बरमपुर के बीच बनेगी सड़क। लाटा मार्ग भी सुधारा जाएगा। नहर, रेलवे लाइन और भारी वाहनों के दबाव से लोगों को होती थी परेशानी। बालको क्षेत्र की सड़कें भी होंगी चौड़ी। 27.3 किलोमीटर सड़क पर 14.20 करोड़ रुपए होंगे खर्च। क्या लगता है कि कोरबा की सूरत अब बदलने लगी है? अब चुनाव का समय आ गया है, जी। तो चुनाव के समय और कोरबा की सूरत में कहीं भी स्थानीय नगर निगम का कोई योगदान जी। नहीं। आज नगर निगम केवल वहीं पे रोड बना रही है जहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अच्छी सड़कों पे डामर बिछाने का काम बिल्कुल। होता है, डामर की मात्रा भी चोरी की जाती है। ठेकेदार, अधिकारी, महापौर मस्त हैं। जी। आप देखेंगे हमने कई बार गुणवत्ता बिल्कुल। के विषय को उठाया है, हाथ से डामर उखड़ जा रही जी, है। जी, जी। नगर निगम शून्य है जी। अच्छी रोड देने में। जहाँ तक बात हो राज्य सरकार कहीं भी रोड नहीं बनवा रही है। जी। केवल अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र है कोरबा, जी। यहाँ से अगर सरबंगला से कुसमुंडा की सड़क बन रही है तो SCCL ने CSR फंड से पैसा दिया। बिल्कुल। अगर इधर दर्री बराज से लेके और गोपालपुर साइड की सड़क बन रही है तो उसके लिए NTPC ने पैसा दिया। जी। अगर बालको साइड की सड़क बन रही है तो बालको ने पैसा दिया। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं और उसी के CSR फंड से और पैसा लेके ये रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो बिल्कुल। इसमें केंद्र सरकार की ही भूमिका है कि आज उद्योगों को उन्होंने निर्देशित किया है कि अपने आसपास की सड़कों को अच्छा करें। तो केंद्र सरकार या तो NH से काम करा रही है या अपने औद्योगिक संस्थाओं से काम करा रही है। बिल्कुल। बाकी राज्य सरकार का और नगर निगम का इसमें रोल शून्य है। बिल्कुल। कोरोना से बिलासपुर में महिला की मौत, किया सुपुर्द खाक। पार्थिव शरीर परिजन कोरबा लेकर आए और कोविड प्रोटोकॉल के साथ 100 को कब्रिस्तान में किया दफन। क्या लगता है कोरोना की फिर से वापसी आ रही है? अभी भी लोग पूर्व की तरह एकदम सामान्य तरीके से जी रहे हैं। क्या लगता है कोरोना का अभी भी है प्रकोप? कोरोना का प्रकोप तो देखिए ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। जी। विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से भी जो बात होती है उनका जी। कहना है कि एक बार जब ये वातावरण में आ गया है जी। तो ये कम ज़्यादा रहेगा। जी। हमको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जी। और अभी S3N2 का और वायरस भी फैला हुआ है। जी। ये भी एक प्रकार से कोरोना का ही वायरस का ही टाइप है। जी। तो हमें तो सावधानी बरतनी चाहिए। अभी कम से कम थोड़ा मास्क और ये सब चीज़ों से भीड़ भाड़ के जगहों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बाकी प्रोटोकॉल या कुछ ऐसा नियम आता है तो हमारे पूरे देश की जनता, कोरबा की जनता उस प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल। तेज रफ्तार सफारी अनियंत्रित होकर पलटी, 4 हुए घायल। कटघोरा अंबिकापुर का मामला है ये, मुख्य मार्ग का। क्या लगता है जिस तरह से उस रास्ते पर लगातार लगभग हर दिन एक की मौत होती है, क्या लगता है कि हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए या क्या किया जाए ऐसा? क्योंकि शराब पीकर भी जो भारी वाहन चालक हैं वो चलाते हैं, उसकी वजह से लगभग डेली 1 या 2 लोगों की मौत होती है। इसमें कारण जो अभी आपने कहा ना, शराब पी के जो चलाना जी। और रात को गाड़ियों का परिचालन करना, जी। ये 2 चीज़ ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण है। बिल्कुल। शराब के लिए तो हम लोगों ने मांग कर ही रहे हैं जी। राज्य सरकार से कि भैया आप अपने शराबबंदी वादे के करें, अनुसार बिल्कुल। शराबबंदी करें। जी। शराबबंदी अगर हो जाएगी तो 90% एक्सीडेंट रुक जाएगा। बिल्कुल। रात को गाड़ियों का परिचालन पे भी और स्पीड पे नियंत्रण रखें। बिल्कुल। कैमरे जो रहते हैं, जो ज़्यादा स्पीड होती है और वो ऑटोमेटिक आपको चालान घर पे पेश पहुंचा करते हैं। देते जी, हैं। बीच में चालू हुआ था कोरोना हाँ, में इस पीछे। प्रकार का कम से कम उस मार्ग पे जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है वहाँ पे इस प्रकार का कैमरा, CCTV कैमरा होना चाहिए यातायात व्यवस्था के तहत। बिल्कुल। तो इससे थोड़ी सी दुर्घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल। सबसे अधिक भारी वाहन कोरबा जिले में, लेकिन ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करने में सबसे पीछे। दफ्तर की बजाय निजी मकान में चल रहा RTO उड़न दस्ता का कार्यालय। क्या लगता है कि जिस तरह से ओवरलोडिंग और बाकी सब चीज़ें होती हैं, बावजूद इसके RTO उड़न दस्ता की जो टीम है वो कहीं ना कहीं उस कमरे में ही बैठे रहती है। आज छत्तीसगढ़ में आज ED और CBI क्यों है? जी। आज क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में हर विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। जी। आज यातायात RTO भी इससे छूटा हुआ नहीं है। जी। चाहे खनिज विभाग हो, चाहे आप देखें हैं कि किस प्रकार से कोयले में 25 रुपए की वसूली की जा रही थी। जी। रेत माफिया है, भू माफिया है, इसका पूरा खेल कोरबा समेत पूरे प्रदेश में चल रहा है। जी। उसी का एक ये भी उदाहरण है कि RTO
ऑफिस में ना बैठ के अपने घर से संचालन कर रहे हैं। इसका सीधा साधा पता ये चलता है कि केवल भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लगे हुए हैं। ओवर बर्डन की गाड़ियां चल रही हैं, पैसे लेके छोड़ दिया जा रहा है। आज आप ट्रांसपोर्टरों से पूछेंगे तो इस प्रकार का अराजकता, इस प्रकार का दुखद समय उनके लिए पहले कभी नहीं रहा। अभी भी यही हाल है कि जब नो एंट्री रहती है तो बताते हैं कि 200-400 रुपए दे दीजिए, हाँ, और चुपचाप फिर निकल जाइए। 400 दे दीजिए। आज एक्चुअल में क्या हो रहा है, अधिकारी भी क्या करें, आज उनके पोस्ट को सेल किया जा रहा है, बोली लगाया जा रहा है। जी जी जी। आज जो भी विभाग हैं, उस विभाग के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले जिले के प्रमुख अधिकारियों की बोली और रायपुर से लग रही है कि आपको कितने में, 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, और महीना आप कितना देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, वो अधिकारी भी मजबूर है। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और इसके लिए एक ही विकल्प है कि इस प्रकार का भ्रष्ट वातावरण यहाँ से बदलें। डीएमएफ को भी लेके काफ़ी सवाल किया जाता है। जिस तरह से कोरबा में जितनी बड़ी राशि आती है, उसके बावजूद जिस तरह विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है? आज केवल डीएमएफ से ही आज 500-600 करोड़ रुपए सालाना कोरबा जिले को मिलता है जी। आज अगर उसी का सही ढंग से अगर कार्य क्षेत्र में हो जाए तो आपको और किसी मत के फंड की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन फंड का हो जाता है बंदरबाट। आज आप किसी भी ठेकेदार से, कॉमन चीज़ है, यानी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी ठेकेदार से, सप्लायर से आप पूछ लीजिए, आज 40-50% की बटौनी डीएमएफ की राशि में है। आप खुद से प्रस्ताव बना के ले जाइए और उसमें प्रस्ताव आप पारित करा लीजिए, साथ में सेवा शुल्क दे दीजिए, सेवा शुल्क आप दे दीजिए, और सबका बना हुआ है बिल्कुल चार्ट सिस्टम कि ये अधिकारी इतना लेगा, ये अधिकारी इतना लेगा, और हाउस का, मुख्यमंत्री और रायपुर का इतना जाएगा। इस प्रकार का सब सिस्टम बना हुआ है। और उसके बाद 50% का बटौनी, 25%, 15% वो सप्लायर या ठेकेदार कमाएगा। यानी आज डीएमएफ से हमको 600 करोड़ मिल रहा है, लेकिन ज़मीन में वह 60 करोड़ भी नहीं लग रहा है। तो विकास कहाँ से दिखेगा? ईमानदारी से अगर काम हो, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं हितग्राहियों को तो उनके खाते में 100 रुपये पहुँचता है, उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी को भी कुछ योजना बनानी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार बंद हो, और उसके लिए पहले तो उनको खुद पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस खास प्रोग्राम में सार्थक संवाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का खास प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।